हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ी हुई है तो इसमें सिर्फ एप्लीकेशंस ही हैं, जो हमने पढ़ा है वही यूज़ करना है। और अगर आपने पहला चैप्टर हमने चैप्टर 8 पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वो पढ़ा है और अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ें पहले, और उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना है आपको। बहुत ही आसान चैप्टर लगेगा अगर आपने पहला चैप्टर हमने पढ़ा है इसका, मींस चैप्टर नंबर 8 अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो हमारे पास में सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोई ज़्यादा हार्ड होने वाला नहीं है। तो आइए समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें पहले ज़रूरी हैं, हम पहले वो समझेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे, और आगे चलने के बाद हम उसके बाद ही इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम अभी चार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 हमने ले लिए हैं। उसके बाद ऐसे ही हम स्टेप वाइज करते जाएंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, आइए चलते हैं, समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पता होना चाहिए और उसके फॉर्मूलों के बारे में, सबके बारे में पता होना चाहिए। मीन्स हमारे पास में बच्चों क्या है, हमने सिखाया था, वैसे आपको बताया था। मीन्स क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, क्या है बच्चों, एक राइट ट्राइंगल है, तो मीन्स बच्चों यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फॉर्मूले हैं सिर्फ हम आपको वही बताएंगे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कराएंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही यूज़ करेंगे, ए बी सी। बच्चों इसमें ये एंगल गिवन होगा हमेशा, थीटा हम हमेशा नीचे ही लेंगे। अगर ऊपर वाला हो तो नीचे रोटेट कर देंगे और नीचे ले लेंगे। मोस्टली हम नीचे ही लेंगे, अगर ऊपर होगा तो उसके लिए हिसाब से भी हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं पहले वो सीखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं कि क्या क्या और चीज़ें सीखनी है। मीन्स अगर एक राइट ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है तो ये हमारे पास में अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, और ये हमारे पास में हाइपोटेनियस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों कि अगर हमने कहा कि हमारे पास में टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। एक फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है इस चैप्टर में वो है टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मीन्स ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे। यहाँ से हम अगर इस फॉर्मूले का यूज़ करना सीख गए तो हमारे पास में थीटा के साथ ये दोनों अगर साइड का रिलेशन बन रहा है तो हम हमेशा टेन थीटा लगाएंगे। बच्चों को ना असल में इसमें पता नहीं चलता कि हम क्या करते हैं। मीन्स यहाँ पर कभी भी टेन थीटा लगाएंगे, कभी साइन थीटा लगाएंगे, कभी कॉस थीटा लगाएंगे। मीन्स हम यहाँ पर 3 ही लगाएंगे। वैसे अगर हमारे पास में बच्चों साइन थीटा की बात चल रही है तो साइन थीटा हमें पता है कि 10 में ऊपर होता है, इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में बच्चों हाइपोटेनियस क्या चलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ये हमारे पास में एक साइन का फॉर्मूला चलेगा और एक हमारे पास में चलेगा कॉस का फॉर्मूला। और कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में होगा, क्योंकि कॉस नीचे है तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, हम थर्ड साइड यूज़ करेंगे। यही 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा सबसे ज़्यादा। बट आपको इन फॉर्मूले में से कोई भी जो फॉर्मूला आप चूज़ करना चाहते हैं, आपको कैसे चूज़ करना है वो समझेंगे। मीन्स अगर आपके पास में एक ट्राइंगल है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, या बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो उसके लिए आप हमेशा बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन का फॉर्मूला लेंगे। मीन्स टेन थीटा का यूज़ करेंगे। अगर आपको परपेंडिकुलर की हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में से कोई एक गिवन है और एक फाइंड करना है, मीन्स ऊपर वाली लाइन चलेंगी, तो मीन्स ऊपर वाला फॉर्मूला मीन्स साइन थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा। अगर हमारे पास में बेस के साथ हाइपोटेनियस का कोई रिलेशन है, मीन्स या तो ये फाइंड करना है या ये फाइंड करना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बच्चों इन फॉर्मूलों को हम लिखे रहेंगे साथ में और यूज़ करना सीखेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास में इनकी कुछ वैल्यूज़ होती थी, किसी एंगल पर वैल्यू होती थी, तो हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों। हमने आपको 0 की वैल्यू सिखाई है, 30 की वैल्यू सिखाई है, 45 सिखाई है, 60 सिखाया है, उसके बाद हमने आपको 90 सिखाया है। मीन्स हमने 5 वैल्यू आपको पढ़ाई थी, मगर 5 में से सिर्फ 4 नहीं बल्कि 3 वैल्यू ही यूज़ करनी है, 30, 45 और 60। मीन्स बीच की वैल्यू को ही यूज़ करना है, ना 0 यूज़ होगी ना 90 यूज़ होगी। मीन्स किसी भी ट्राइंगल के अंदर ना तो एंगल 0 फॉर्म होता है ना ही एंगल 90 फॉर्म होगा, क्योंकि एक 90 ऑलरेडी हो चुका है तो दूसरा 90 एंगल नहीं बन सकता। मीन्स ये राइट एंगल है, मीन्स यहाँ पर कभी भी 90 का एंगल नहीं बन सकता किसी भी ट्राइंगल के अंदर। मीन्स इसीलिए हमारे पास में 3 ही वैल्यू यूज़ होंगी, 30, 45 और 60 की वैल्यूज़ होंगी, और हमें क्लियर याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि साइन की तीनों वैल्यू क्या होती हैं, साइन 30 की वैल्यू या साइन 60 की वैल्यू या साइन 45 की वैल्यू और 60 की वैल्यू, तो यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए ये 1/2 होती है,
ये 1/√2 होती है और ये √3/2 होती है। अगर आपसे बोला जाए कि इसी तरीके से कॉस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, अगर कॉस 30 की वैल्यू ले ली जाए, कॉस किसकी ले ली जाए, कॉस 30, कॉस 45 और कॉस 60, तो बच्चों ये बिल्कुल ठीक उल्टी हो जाती है। √3/2 यहाँ आ जाता है, 1/√2 यहाँ जाता है और ये 1/2 यहाँ आ जाता है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 10 की वैल्यू के लिए, तो 10 की वैल्यू के लिए फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1030, अगर 1045 निकालना है या 1060 निकालना है, मीन्स इन्हीं को अपॉन में रख दो तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1045 की वैल्यू 1 होती है और यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ √3 बचेगा। मीन्स सिर्फ ये वैल्यू यूज़ होंगी बच्चों, इसके अलावा कुछ और यूज़ ही नहीं होगा, सिर्फ यही यूज़ करना है और इनको यूज़ करते हुए आप सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और सारी के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे। हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इन 3 फॉर्मूलों से। और यहाँ पर ये लिमिटेड वैल्यू है, 3 वैल्यूज, इसकी 3 की, इसकी और 3 इसकी। अगर आपको ये वैल्यू पता है और ये यूज़ करना आता है कि ये कब यूज़ होगा, और आप अगर एक क्वेश्चन को पढ़ के, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन है तो थ्योरेटिकल ही होंगे, थ्योरेटिकल हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, उसके लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, मीन्स एक ट्राइंगल बनाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो ट्राइंगल फॉर्म होगा तो उसके बाद अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें और आगे चलते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होते हैं, इसके लिए एक और बात यूज़ करनी है, एक बात याद रखनी है आपको। मींस कभी भी जो एंगल फॉर्म बनता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है। मींस क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से बनता है। मींस अगर यहाँ से सिर्फ ये अर्थ के साथ इस तरीके से कर रहा है तो मींस इसमें तो एप्लीकेशन होंगे, तो थ्योरेटिकल में ऐसे ही बताया जाएगा कि अर्थ के साथ कितना एंगल बनाता है। मीन्स अगर कोई बॉयज़ है या गर्ल्स है या कोई भी पर्सन है, अगर वो यहाँ, ये अर्थ है सपोजेट और यहाँ पर कोई पर्सन है, अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहा है ऐसे, तो मीन्स क्या है कि उसकी आइज़ के साथ एंगल फॉर्म हो रहा है, ना कि उसके फुट के साथ में हो रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर उसकी आइज़ के साथ है तो यहाँ पर एक हमें हॉरिजॉन्टल लेवल लेना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल लेवल आएगा तभी हम ये एंगल बता सकते हैं कि ये 60 है या 30 है या फिर जितना भी है हमारे पास में, तभी हम बता पाएंगे कि जब हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। उसके लिए हम नहीं कर सकते उससे पहले। अब होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर हो और नीचे से उसको मेज़र किया जाए या नीचे से देखा जाए, तो अगर हम ऊपर की साइड, यानी कि लाइट रे ऊपर की तरफ जा रही है, मींस किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, तो मींस इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है जब हम नीचे से किसी चीज़ को ऊपर को देख रहे थे। अगर हम ऐसे करके कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं तो हमारी आंखों के साथ यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास में? एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? वैसे अब उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर कोई एक पर्सन किसी भी बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ है और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो उसको देख रहा है, तो मीन्स पर्सन यहाँ पर है, तो मीन्स यहाँ से एंगल बनेगा, तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल लेवल लेना पड़ेगा एक, और हॉरिजॉन्टल लेवल जैसे ही लेंगे तो ये एंगल जो है, मीन्स इस रेज के थ्रू, ये लाइट रे है हमारे पास में, लाइट रेज की लाइन है, और इसका जो ये एंगल होगा यही कहलाएगा हमारे पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो बच्चों, बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा ऊपर की तरफ और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा नीचे की तरफ। मींस क्या होगा कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी ही है उसी जगह, चाहे वो हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हों या नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हों या बिल्कुल अर्थ से ही ऊपर की तरफ हो। तो हमेशा ऊपर की तरफ जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। जो एंगल नीचे की तरफ ड्रॉ किया जा रहा हो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। मीन्स ये एंगल ऑफ डिप्रेशन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है बच्चों, वैसे असल में क्या होता क्या है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन शो तो किया जाता है, बट जब हम ट्राइंगल में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही 9th क्लास में ये पढ़ चुके हैं, मीन्स क्या होता है कि दो लाइन पैरेलल होती हैं, मीन्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा नीचे वाली या अर्थ लाइन के साथ में कैसी होती है? पैरेलल होती है। और हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल्स
मीन्स ये एंगल और ये एंगल वही होता है, जो एंगल ये है वही ये है। मीन्स इसको अगर दे भी ना और अगर हमने यही मान लिया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें शो करना पड़ता है कि इस एंगल के बारे में बताया गया था मगर हमें यूज़ यही करना है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। कैसे एंगल हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसीलिए हम इस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो बस इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा आपको? मीन्स या तो एप्लीकेशंस के बारे में बात चल रही होगी, उसके लिए या तो एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे या एंगल ऑफ डिप्रेशन होंगे, पहली बात, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास में फाइंड करने के लिए प्रोसेस में आएगा तो हमें इन तीन फॉर्मूले में से एक फॉर्मूले को चूज करना होगा, जिसके लिए अगर हमारे पास में परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक गिवन है और एक फाइंड करनी है तो हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से कोई एक फाइंड करनी है तो हम उसके लिए साइन का फॉर्मूला लगाएंगे, और बेस और हाइपोटेनियस में से कोई भी फाइंड करनी हो और एक गिवन हो हमारे पास में तो हम कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास में कोई दो चीज़ें निकालनी होती तो पहले एक फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो लगेगा, बाकी दूसरे में कोई भी लगा देना आंसर आ ही जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मगर आपको यहाँ पर sin 30, sin 45, sin 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/2, 1/√2 और √3/2। मीन्स यहाँ पर cos 30 की वैल्यू √3/2, 1/2, 1/√2 और 1/2, और मीन्स tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 और √3। ये वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। अगर आपको ये पता है तो समझो ये एक्सरसाइज या ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एप्लीकेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं, बस आपको थ्योरी समझनी है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे है, उससे किस तरीके से क्वेश्चन हमारा बनेगा, क्या हमें फाइंड करना है, कहाँ कहाँ हमें कैलकुलेशन करनी है, और वहाँ पर ही आगे काम करेंगे। मगर एक नोट पॉइंट याद रखना है आपको। नोट पॉइंट में ये है कि जब हमारे पास में कोई भी दो ट्राइंगल बनेंगे, कितने ट्राइंगल बनेंगे बच्चों? अगर हमारे पास में 2 ट्राइंगल होंगे तो 2 ट्राइंगल में से आपको स्मॉल को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट कैलकुलेशन किसके अंदर करनी पड़ेगी बच्चों? किसके अंदर करनी है? फर्स्ट कैलकुलेशन स्मॉल वाले के अंदर, और जो लार्ज वाला होगा उसके बाद सेकंड नंबर पर उसी को चूज करेंगे। फर्स्ट चूज किसको करना है? स्मॉल वाले को, और सेकंड में किसको चूज करना है? लार्ज वाले को। अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाया जा सकता है, आसान नहीं बनाया जा सकता। तो ये एक टॉपिक, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें से अगर आपके माइंड में ये बात रहेगी कि हमें छोटा वाला ट्राइंगल पहले यूज़ करना है और बड़ा वाला बाद में ट्राइंगल यूज़ करना है, तो उससे आपके क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि जो हमारे पास में 4 क्वेश्चन हैं उसको देखेंगे ये किस तरीके से हैं हमारे पास में। अभी हम इनको रहने देते हैं ऐसे ही, जब तक इनकी ज़रूरत है हमें तो हम यहाँ पर इसको लिखते रहेंगे बच्चों। मगर क्या करना है आपको, अगर आप अभी से इनकी वैल्यूज़ को याद नहीं करेंगे और देख देख के करते रहेंगे तो एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके पास इतना वक्त तो होता नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर इधर उधर से वैल्यू देखेंगे और अगर एक भी वैल्यू गलत हुई तो समझो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए इन वैल्यूज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अक्सर करते क्या हैं कि जिनको ये चैप्टर समझ आ जाता है तो वो वैल्यूज़ को देख देख कर लिखते रहते हैं, मगर जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो उनको वैल्यू याद नहीं होती और वो रख नहीं पाते, और उस वजह से वो इधर उधर से पूछते हैं फिर, या फिर अपने आप कुछ करने की कोशिश करते हैं तो गलत हो जाता है, या फिर अगर वो वैल्यू फाइंड भी कर लेते हैं तो उसमें टाइम लगा लेते हैं। इसलिए बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले और आपको वैल्यूज़ याद है तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, जबकि सबसे मुश्किल चैप्टर लगता है बच्चों को, मगर ये आपको अगर समझ आ गया तो सबसे आसान चैप्टर यही होने वाला है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे तो हमें इसकी फिगर गिवन है मगर हमें फिर से देख लेते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। बच्चों क्या हुआ, यहाँ से एक पोल है हमारे पास में जो वर्टिकल पोल है और जो अर्थ के ऊपर है। ठीक है बच्चा, यहाँ से ये रोप इस पॉइंट तक इस तरीके से बहुत ही टाइटली बंधी हुई है और इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है। मीन्स ट्राइंगल को इधर बना दो या उस साइड में बना दो, क्योंकि ये अगर फिगर दी गई है तो इस साइड में दी गई है, हमने इस साइड में बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि ये वर्टिकल है हमारे पास में तो ये 90 का एंगल होगा। मीन्स यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सर्कस आर्टिस्ट है क्लाइंबिंग द 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये रस्सी बंधी हुई है, इसके ऊपर चढ़ता है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच और टाइटली स्ट्रेच हुई है एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, और वर्टिकल पोल के टॉप से बंधा हुआ है टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर बंधा हुआ है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपको बच्चों ये हाइट फाइंड करनी है।
ठीक है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, मीन्स रोप ने अर्थ के साथ कितना एंगल बनाया बच्चों, 30 डिग्री बनाया है। मीन्स ए, बी और सी। आपको ये फाइंड करना है बच्चों, ये जो है हमारे पास में क्या है, ये हाइट ऑफ द पोल है। हम ये मान लेते हैं, जो हमें फाइंड करना है हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ द पोल बी h। हमने बच्चों क्या किया, इसको h मीटर मान लिया। कितने मीटर मान लिया, h मीटर। मीन्स ये क्या है हमारे पास में 20 मीटर है, इसलिए हमने इसको h मीटर मान लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या समझ में आया बच्चों, ये आपको फाइंड करना है और 20 मीटर आपको गिवन है और आपके पास में एंगल है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाए, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर निकालना और हाइपोटेनियस गिवन है, तो इसके लिए इन 3 फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला चूज करना है। क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन tan को यूज किया जाता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन का यूज किया जाता है और बेस और हाइपोटेनियस कॉस के लिए यूज किया जाता है। मगर यहां पर हमारे पास में परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और हमारे पास में हाइपोटेनियस गिवन है। इसका मतलब रिलेशन किसका बन रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हम यूज करेंगे साइन थीटा। क्या यूज करेंगे बच्चों, साइन थीटा यूज करेंगे। मीन्स हमारे पास में यहाँ पर हमने क्या कहा कि हमारे पास में जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल हमारे पास में जो ABC है, हम इसमें क्या कहेंगे बच्चों, हम ये कहेंगे कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हमारे पास में होता है हाइपोटेनियस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एंगल ए की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ए के बारे में बात कर रहे हैं। और परपेंडिकुलर जो है यहाँ हमारे पास में BC है और अपॉन में जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास में AC है। अब बच्चों हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये हमारे पास में साइन एंगल कितना है, 30 है। BC मीन्स ये है, मीन्स इसको हमने माना है ये h मीटर का है। और अपॉन में AC मतलब ये 20 है, तो हमने इसको यहाँ पर 20 रखा। ठीक है बच्चों, अब साइन 30 की वैल्यू, अब हमें पता है साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2। मीन्स हमने यहाँ पर कितना रखा बच्चों, 1/2 और h अपॉन में 20। अच्छा बच्चों, अगर ये 20 डिवाइड में इधर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये 20 अपॉन में 2 हो जाएगा और यहाँ से h हो जाएगा ऐसे। और फिर इसको कट करेंगे तो 2 10 20, इसका मतलब h इज इक्वल टू 10 मीटर। मीन्स बच्चों क्या हुआ कि जो हाइट ऑफ पोल आई है हमारे पास में, हाइट ऑफ द पोल जो आई है हमारे पास में, वो आई है बच्चों कितनी, 10 मीटर। 10 मीटर बच्चों, क्लियर है। कितना, यानी कि हमारे पास में जो हाइट ऑफ पोल आया है वो कितना आया है, 10 मीटर। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो अभी तक हमने सिर्फ ये जो फॉर्मूले लिखे हैं हमारे यही यूज़ होने हैं, इसके अलावा कुछ और यूज़ होना नहीं है। अगर हमें ये कहा गया है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ता है जो कि वर्टिकल पोल से और ग्राउंड से बंधी हुई है, जो एंगल 30 डिग्री बनाता है, और हमें पोल की हाइट फाइंड करनी है, तो हमें ये इस बात से पता चला कि ये गिवन है और ये फाइंड करना है। इसका मतलब हमें हाइट फाइंड करनी है और हमने हाइट के लिए फॉर्मूला लगाया साइन थीटा। हमने ये अपने आप ही चूज़ किया है, हमें बोला नहीं गया कि आपको साइन यूज़ करना है, हमने अपने लिए यूज़ किया है क्योंकि हमें हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया है। बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास में, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। क्या कह रहे हैं, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मीन्स एक पेड़ था बच्चों, सपोज दैट वो ऊपर तक था, मीन्स मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ये पेड़ और ऊपर तक था और ये यहाँ से जो था ये बेंड हो गया, टूट गया और ये ऐसे ज़मीन को टच करने लगा। ठीक है बच्चों, मीन्स ये ग्राउंड है। ठीक है, और ट्री कौन सा है बच्चों, ट्री ये ट्री है यहाँ से,
और ये भी ट्री है क्योंकि ये यहाँ से बेंट हुआ है और यहाँ से ये नीचे की तरफ मुड़ गया है अभी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। ये जो ब्लैक पार्ट आ रहा है ये क्या है हमारे पास में, पूरा का पूरा ट्री है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है बच्चों, ध्यान दो। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड। मीन्स ये पेड़ ऊपर तक था, ये नीचे गिरा तो यहाँ पर ये इसने ज़मीन को टच करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। मीन्स जब वो ज़मीन के साथ छूने लगा, टच करने लगा, तो उसने कितना एंगल बनाया, 30 डिग्री बनाया विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, क्या बच्चों, फुट ऑफ द ट्री मीन्स ये है ट्री का फुट। ठीक है, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पर उसने टच किया, ये टॉप ने टच किया, मीन्स ये पेड़ ऐसे टच हुआ, यहाँ पर ये टॉप है और ये ग्राउंड है, मीन्स ये कितना है बच्चों, 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। बच्चों ना तो आपको ये फाइंड करनी, ना आपको फाइंड करनी है, आपको दोनों फाइंड करनी है। क्या करना है, दोनों, क्योंकि ट्री पूरा ही है हमारे पास में, ट्री तो ये पूरा है, तो हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। इतना ऐसा नहीं कि सिर्फ जो रिमेनिंग पार्ट है सिर्फ हमें वही फाइंड करना है, ऐसा नहीं करना हमें। मींस क्या है कि जो पार्ट है वो भी, जो ब्रोकन पार्ट है वो भी, टोटल हमें तो हाइट ऑफ द ट्री बोला गया है, इसलिए हमें टोटल फाइंड करना है, मीन्स हाफ फाइंड नहीं करना। मीन्स ये हमारे पास में ए बच्चों, ये बी और ये हमारे पास में सी है। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें पता है कि ये अर्थ के साथ तो ग्राउंड 90 ही बनाएगा। मीन्स अर्थ और यहाँ पर जो ट्री है हमारे पास में उसके बीच में, ग्राउंड के बीच में, उसके बीच में तो एंगल 90 बनेगा। तो ये हमारे पास में फिर से ऐसा हो गया। मीन्स बच्चों हमें क्या करना है, इस बार हमें ये भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। तो इसका मतलब हमारे पास में हमें दो काम करने पड़ेंगे और इन दोनों को हमें ऐड भी करना पड़ेगा। एक बार BC की वैल्यू निकालेंगे और एक बार AC की वैल्यू निकालेंगे और दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। मीन्स हमारे पास में हाइट ऑफ ट्री यही है। तो हमने क्या कहा कि जो हमारे पास में हाइट ऑफ ट्री है, हाइट ऑफ ट्री है वो क्या है बच्चों, BC प्लस AC है। क्या है बच्चों, BC प्लस AC। मीन्स कि हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों, क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है। बच्चों बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है, क्लियर है। अच्छा जब हमें फाइंड करना है तो बच्चों, अच्छा हमारे पास में ये बेस है और हमें ये फाइंड करना है। हमने इन ट्राइंगल ही लगाया, वैसे तो इन ट्राइंगल ABC हम ऐसे लिख देते हैं। मीन्स हमारे पास में क्या हुआ, अगर हमें ये फाइंड करना है तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर है, बेस है परपेंडिकुलर है। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बेस और परपेंडिकुलर के लिए tan का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। क्या किया जाता है, तो हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, tan A यानी कि tan थीटा। वैसे अगर फॉर्मूला लिख दे tan थीटा अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो मीन्स यहाँ पर हम अपनी नेक्स्ट वाली में tan A बता सकते हैं। और परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है बच्चों, BC। हमारे पास में क्या है, BC, और बेस क्या है हमारे पास में, AB। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, tan A की वैल्यू मीन्स tan हमारे पास में 30 का एंगल है और BC हमें फाइंड करना है, और AB जो है हमारे पास में कितना है बच्चों, 8। वैल्यू पुट की हमने और कुछ नहीं, A की जगह एंगल रखा है और AB की जगह 8 रखा है, BC अपनी जगह है। और tan 30 की वैल्यू बच्चों, tan 30 की वैल्यू देखो कितनी आई है, 1/√3। कितनी आई है बच्चों, 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन में 8। और ये 8 जो है वो इधर चला जाएगा, मीन्स 8/√3 इज इक्वल टू BC। मीन्स BC की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 8/√3। इसको अभी कुछ नहीं करना, इसको अभी कुछ नहीं करना बच्चों। मीन्स ये हमारे पास में 8/√3 आई, मीन्स BC तो हमारे पास में आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, AC निकालनी है बच्चों। क्या निकालना है, AC निकालना है। अच्छा जब हमारे पास में ये आ गई है तो अब हम साइन का फॉर्मूला लगा दें या कॉस का ही फॉर्मूला लगा दें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर हमारे पास में जैसे ये 8 है और हमें ये हाइपोटेनियस निकालना है, बेस हमारे पास में, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, कॉस का। अगर हम साइन का फॉर्मूला भी लगाएं तो परपेंडिकुलर की जगह बस हमें ये यूज़ करना पड़ेगा 8/√3। इसलिए हम ऐसा नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम कॉस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। मीन्स कॉस ए जो एंगल होगा वो बेस हमारे पास में AB की फॉर्म में यूज़ होगा और जो हाइपोटेनियस है वो AC की तरह यूज़ होगा। और कॉस A मीन्स कॉस 30 यूज़ होगा हमारे पास में, और AB की जगह 8 यूज़ होगा और AC ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब कॉस 30 की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी आई, √3/2।
2, √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 अपॉन में AC। बच्चों AC अगर इधर आएगा तो AC इधर आ जाएगा तो ये √3 AC हो जाएगा और ये 2 इधर चला जाएगा, मीन्स 2 8 = 16, 2 या मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा इस तरीके से। और AC इज इक्वल टू ये 16 अपॉन में ये √3 इसके अपॉन में आ जाएगा, मीन्स ये हमारे पास में आ चुका है बच्चों AC, हमारे पास में आ चुकी थी BC। अब हमें फाइंड क्या करना था, BC प्लस AC, मीन्स हमने क्या कहना था बच्चों, हाइट ऑफ ट्री, मीन्स क्या था हमारे पास में दोनों वैल्यू BC प्लस AC था हमारे पास में। तो BC की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों हमने, 8 अपॉन में √3, 8 अपॉन में √3, और AC की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों, 16 अपॉन में √3। बच्चों एलसीएम लेके कैलकुलेट कर देते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं इसीलिए 8 + 16 हो जाएगा, मीन्स 24 अपॉन में √3 हो जाएगा। मगर हम कभी भी अपने आंसर को डेनोमिनेटर में रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते, इसलिए इसको रैशनलाइज किया जाता है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, 24 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई √3 और अपॉन में √3, मीन्स यहाँ पर कितना हुआ 24 √3 अपॉन में 3 हो जाएगा, √3 की √3 और 3 8 = 24, मीन्स 8 √3 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। बच्चों हाइट ऑफ ट्री कितनी आई हमारे पास में, हाइट ऑफ ट्री कितनी आई है, 8 √3 मीटर। अब बच्चों को क्या लगता है, जैसे ही वो पहली वैल्यू निकालते हैं तो वो आती है 8 अपॉन √3, वो सोचते हैं कि 8 पीछे चेक किया तो 8 √3 आ रहा था, वो क्या करते हैं इसको उठा के यहाँ रख देते हैं बराबर में और कह देते हैं आंसर आ गया। मीन्स क्या है, ऐसे आंसर नहीं आया, मीन्स हमें AC भी फाइंड करनी है और उसमें ऐड करोगे तभी 8 √3 बनेगा। सिर्फ इस √3 को ऊपर पहुंचाना, मतलब ऐसा नहीं कि नीचे से हट ही जाएगा और ऊपर √3 मिल जाएगा। रैशनलाइज करके भी देखेंगे तो नीचे 3 बन जाएगा और 3 8 को डिवाइड नहीं कर सकता, 8 √3 अपॉन 3 बन जाएगा, मगर 8 √3 नहीं बनेगा और उसको बनाने के लिए हमें ये प्रोसेसिंग ही करनी पड़ेगी। बात समझे कि नहीं समझे बच्चों, क्लियर है इतना? अच्छा, अगर किसी को समझ नहीं आया तो अभी भी हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, उसके बाद हम फिर से आपको डबल से करा सकते हैं। ठीक है, मीन्स क्या था हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर बच्चों, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में वही था कि एक ट्री था हमारे पास में, वो ऊपर तक था, वो ब्रेक होके नीचे आ गया, मीन्स ये अभी ब्रेक वाला पार्ट भी, मीन्स ऐसे करके जो बन रहा है ना, ठीक है, ये हमारे पास में पूरा ट्री है, मीन्स हमारे पास में ये गिवन था, हमने एक बार 10 का फॉर्मूला लगाया क्योंकि परपेंडिकुलर 10 में होता है और ये कॉस का होता है, एक बार ये निकाला एक बार ये निकाला, दोनों को ऐड कर लिया, हमारे पास में ट्री की हाइट आ गई। और बच्चों हमने फॉर्मूले ये और बस ये बता रखे हैं आपको, बस इसी से निकल जाएंगे और कैलकुलेट अपने आप ही हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही आसान है, वैसे है तो बहुत बड़ा सा, सबसे क्वेश्चन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है सबसे बड़ा यही लिखा है हमने, ठीक है, ये भी छोटे छोटे से हैं और ये भी छोटे छोटे से हैं, मगर ये सबसे आसान क्वेश्चन होगा यहाँ पर हमारे पास में। क्या है बच्चों, ठीक है, डबल से हम देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, कह रहे अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। बच्चों के लिए ना स्लाइड लगाना चाहते हैं पार्क के अंदर, एक कॉन्ट्रैक्टर है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, मीन्स यहां पर क्या कह रहे हैं वो, बिलो द एज ऑफ, है ना, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट, मीन्स उनकी जो हाइट है, मीन्स जो स्लाइड है, ये स्लाइड है ये, ठीक है, ये स्लाइड है, और इन्होंने क्या किया है कि ये 1.5 मीटर हाइट पर होंगे और एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल 30 डिग्री, मीन्स ये 30 डिग्री पर होगा। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? वो स्लाइड लगाना चाहते हैं, वही होता है ना, इधर से चढ़ेंगे और इधर से फिर नीचे आएंगे, स्लाइड लगाना चाहते हैं। मीन्स क्या हुआ, उन्होंने हाइट बोला 1.5 मीटर हाइट होगी और स्लाइड जो होगी वो कितनी झुकी हुई होगी, सिर्फ 30 का एंगल बनाएंगे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, क्लियर है इतना? उसके बाद वेयर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, अब यहां पर फॉर एल्डर के लिए हमारे पास में क्या आ रहा है बच्चों, एल्डर चिल्ड्रन,
फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उसके लिए उन्होंने हाइट को डबल कर दिया बच्चों, जहां 1.5 मीटर थी वहां पर उनको 3 मीटर कर दिया, एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और उनका एंगल भी बढ़ा दिया, मीन्स उनका झुकाव ज़्यादा है, मीन्स इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, एंगल कितना बना बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है, टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, मीन्स पहले वाले में स्लाइड की लेंथ निकालनी है और इसमें भी स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ठीक है। इसको हम पी क्यू आर रख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा हमारे पास में, इसमें भी स्लाइड निकालनी है और इसमें भी स्लाइड निकालनी है, मीन्स यहां पर अगर हम स्लाइड निकालनी है बच्चों तो हमें क्या करना है, ये परपेंडिकुलर गिवन है और निकालना क्या है हमें, हाइपोटेनियस। ये क्या है बच्चों, 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस, यहाँ पर भी 90 के सामने वाली क्या है, हाइपोटेनियस। मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन बताता है, साइन बताता है, मीन्स कौन बताता है, साइन बताता है। तो इसका मतलब हमने क्या कहा है यहाँ बच्चों कि अगर साइन ए का फॉर्मूला लगा दिया जाता इस ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल के अंदर ए बी सी के अंदर अगर हमने साइन ए लगा दिया होता तो परपेंडिकुलर बी सी अपॉन में ए सी यहाँ पर ऐसे आ जाता, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, साइन 30 है हमारे पास में, और बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.5 है, और ए सी हमें फाइंड करनी है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 और 1.5 अपॉन में ए सी। ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि ये इधर आ जाएगा और ए सी इज इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा, 1.5 इंटू 2, और ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 मीटर। बच्चों इनके जो छोटे बच्चे हैं उनकी लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है हमारे पास में, लेंथ ऑफ स्लाइड्स फॉर ब्लो द एज ऑफ 5 years इज कितना है बच्चों, 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर। लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी है, छोटे बच्चों के लिए 3 मीटर की स्लाइड लगेगी, ये जो स्लाइड लगेगी इनकी कितनी है, 3 मीटर की स्लाइड लगेगी जो 30 के एंगल पर इंक्लाइन करेगी, बात समझेंगे नहीं समझे। अच्छा, अगर आप इनके लिए निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, इसमें भी हम यहाँ पर लगाएंगे साइन P इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन में पी आर, ठीक है बच्चों। साइन 60 लग जाएगा यहाँ पर, और क्यू आर की वैल्यू हमारे पास में बच्चों है 3, और पी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सेम प्रोसेसिंग रहेगी, बस यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, और ये 3 और पी आर हो जाएगा, और पी आर अगर इधर आ जाएगा √3 के साथ में, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर इधर आ जाएगा और 3 इंटू 2 मीन्स ऐसे हो जाएगा, और ये पी आर इज इक्वल टू 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 अपॉन में √3 हो जाएगा, और √3 से 3 को कट करेंगे, √3 टाइम्स कट जाएगा क्योंकि √3 3 बन जाते हैं, तो 3 को √3 से काटा जा सकता है, तो पी आर हमारे पास में आया 2√3, इतने मीटर की स्लाइड लगानी होगी। अगर आप चाहें तो √3 की जगह 1.73 वैल्यू पुट करने के बाद आंसर को फाइंड भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अच्छा, बस हमें कुछ नहीं था कि एल्डर्स बच्चे थे और छोटे बच्चे थे, उनके लिए स्लाइड निकालनी थी, अलग अलग लेंथ निकालनी थी, और हमने यहाँ पर उसको फाइंड कर लिया। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है बच्चों। The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground। बच्चों यहां से क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में इस पार्ट का। मीन्स यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। मीन्स ये एक टावर है बच्चों, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के यहाँ से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोला है बच्चों, तो मीन्स ऊपर की तरफ होगा। हमने पहले बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा ऊपर की तरफ होता है। मीन्स ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि टावर जो है, ये जो पॉइंट है, ये टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है, और इसका एंगल भी 30 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन को घुमाया गया और कुछ नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, मीन्स 30 डिग्री है,
और विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, वही पॉइंट जो है जो फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फिर से हमें यही हाइट फाइंड करनी है बच्चों, ए बी और सी। मीन्स हमें फिर से ये फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो लेट कर लेते हैं हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर हमारे पास में बच्चों कितनी है, h मान लेते हैं। ठीक है, कितना मान लेते हैं, h। मीन्स ये h है हमारे पास में, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, बेस हमारे पास में गिवन है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, मतलब tan का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमें बच्चों अपने आप यूज़ करना होता है, तो tan a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। ये कितना हो गया, tan 30। बी सी हमें फाइंड करना है, मतलब h है हमारे पास में, हमने उसको h लेट किया हुआ है। ए बी कितना है हमारे पास में, 30 है बच्चों। ठीक है, अंडर रूट 30 की वैल्यू कितनी हुई, 1 अपॉन में अंडर रूट 3, कितना हुआ बच्चों, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h अपॉन में 30। मीन्स h की वैल्यू निकालने के लिए 30 को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो 30 अपॉन में अंडर रूट 3 इज इक्वल टू h, और यहाँ से हमने बदल दिया h इज इक्वल टू 30 अपॉन में अंडर रूट 3। और क्योंकि हमने अपॉन में अंडर रूट 3 छोड़ेंगे, तो इसलिए अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ऐसे रखेंगे, और यहाँ से हो जाएगा 30 और अंडर रूट 3, और नीचे अंडर रूट 3 3 हो जाएंगे, और 3 टाइम्स 30 मीन्स h की वैल्यू 10 अंडर रूट 3 हो जाएंगे हमारे पास, इतने मीटर हाइट होगी उसकी। बोलो बच्चों, इसके अलावा कुछ और यूज़ किया भी हमने 4 क्वेश्चन के अंदर, यही हमारे पास में है, इसके अलावा कुछ और यूज़ नहीं होना है, अभी हम बस इतना ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब हमने यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर का भी पता कर लिया है। ये है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या आपको ये मुश्किल लगे हैं अभी तक? अगर लगे हैं तो प्रैक्टिस करो और बैठ के करो, फिर अगर नहीं होते तो हमें बताना। ठीक है, और लाइक करते रहिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते रहिए। हमने देखा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पढ़ रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।